रहीम जी। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 एडिटोरियल्स को। पहला है यूथ ऑफ पाकिस्तान अनफैथमेबल इकोनॉमिक कैसेट, इमरान शौकत ने लिखा है। दूसरा एडिटोरियल है जी लैंड रिफॉर्म एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी, तारिक एहसान ने लिखा है। और तीसरा है सेफ गार्डिंग फूड सिक्योरिटी, ये सज्जाद हुसैन ने लिखा है। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी हमेशा की तरह आयत ऑफ द डे के साथ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन, कि कोई नफ्स नहीं जानता जो कुछ हमने अपने नेक बंदों की आंखों की ठंडक के लिए छुपा रखा है। अल्लाह ताला इसमें आखिरत में मोमिनीन को जो दी जाने वाली नेमतों का जिक्र फरमाते हैं कि उनके बारे में किसी को ख्याल तक नहीं है कि वो कितनी बेहतरीन नेमतें हो सकती हैं। अल्लाह ताला का एक हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने अपने बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जो ना किसी आँख ने देखा है और ना किसी कान ने सुना है और ना किसी बशर के दिल में इसका ख्याल आया है। यानी ऐसी नेमतें अल्लाह ताला ने आखिरत में तैयार कर रखी हैं जिनका किसी को वहमो गुमान भी नहीं है। तो अल्लाह ताला का यहाँ इन चीज़ों का बयान करने का ये मकसद ये समझ आता है कि हमें आखिरत के लिए जो है वो मोटिवेट किया जा रहा है कि हम सारी जो अपनी दुनिया की जो कोशिशों में अपना टाइम ज़ाया ना करें और अपनी सिर्फ दुनिया को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद ना समझें, बल्कि आखिरत को भी अपना एक मकसद और प्रायोरिटी समझें। अल्लाह ताला ने जा बजा कुरान मजीद में नेमतों का जिक्र फरमाने के बाद जो जिक्र फरमाया उसकी वजह यही है कि इंसान को आखिरत के लिए मोटिवेट किया जाए, उसको समझाया जाए कि दुनिया की जो ज़िंदगी है ये हमेशा नहीं रहने वाली, इसने ख़त्म ही होना, ये फ़ानी ज़िंदगी है। इसलिए अपनी आखिरत के लिए कोशिश की जाए और कोशिश करनी भी इसी चीज़ के लिए चाहिए। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 26 में फरमाया है, वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, कि जो लोग मुकाबला करते हैं, मुकाबला करना चाहते हैं, उनके लिए चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों के लिए ही मुकाबला करें, मतलब वो आखिरत के लिए ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। दुनिया के लिए आगे बढ़ने की कोशिश भी करें, लेकिन साथ साथ जो मेन आपका जो मकसद होना चाहिए वो आखिरत के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना होना चाहिए, ना कि अब सिर्फ हम आखिरत दुनिया के पीछे ही दौड़ते रहें, दुनिया की नेमतों के पीछे दौड़ते रहें जो ख़त्म होने वाली हैं, हम आखिरत को भूल जाएं। तो इससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है और फरमाया है कि आखिरत की कोशिश जो है, आखिरत को तलब करने की कोशिश, उसमें भी लगे रहो। शुरू करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से, यूथ ऑफ पाकिस्तान अनफैथमेबल इकोनॉमिक एसेट। तो इसमें जो टॉपिक्स कवर हम करेंगे वो है एम्पावरिंग यूथ थ्रू एजुकेशन, अनलॉकिंग पोटेंशियल फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। तो ये टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। यूथ डेमोग्राफिक्स इन पाकिस्तान के क्या कहते हैं, जो सर्वेज हैं कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन पाकिस्तान की वो यूथ है और कितनी पॉपुलेशन जो है वो किस एज में है। डेमोग्राफिक्स बेसिकली यही होता है कि आप क्लासिफिकेशंस करते हो, मुख्तलिफ ग्रुपिंग करते हो पॉपुलेशंस की, कि उनके सेक्स और जेंडर और एज के हिसाब से। तो ये जो करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, इसको डेमोग्राफी कहते हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो यूथ बढ़ जाएगी, या पाकिस्तान में यूथ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अबाउट 60 to 65% पीपल जो है पाकिस्तान में वो 30 ईयर्स से नीचे हैं, और 45 to 50% जो हैं वो 20 ईयर्स 20 साल से उनकी उम्र कम है। तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो ऐसे जो हैं ऐसी पॉपुलेशन जिसकी एज 20 ईयर से कम है, वो तकरीबन 120 मिलियन बनती है। अगर 120 मिलियन के हिसाब से कोई अगर कंट्री हो जिसकी पॉपुलेशन 120 मिलियन हो, तो वो दुनिया की 12वीं जो है 12th लार्जेस्ट कंट्री विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन हो सकती है, जो जापान के बराबर है।
तो ये जो यूथ बल्ज है पाकिस्तान का, ये एक अनफैथोमेबल है, नाकाबिल पैमाइश, लार्ज एक्सटेंट का जो एसेट है वो पाकिस्तान के लिए है, लेकिन इसको यूटिलाइज नहीं किया गया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सा हमारा स्नैरियो है कि हम इसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तान की जब हम यूथ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आईटी सेक्टर की जॉब्स, ब्रेन ड्रेन के वो कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, और बाहर की पाकिस्तान की जो है ब्रेन ड्रेन कहते हैं बेसिकली किसी भी मुल्क के जो होते हैं ना, कह लें कि एक काबिल लोग होते हैं, जैसे कह लें डॉक्टर्स हो गए, और क्या इंजीनियर्स हो गए, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, तो वो मुल्क छोड़ के जाते हैं, तो इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो ये पाकिस्तान की यूथ का हम सुनते हैं कि वो ब्रेन ड्रेन में हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारे जहन में ये चीज़ें आती हैं हमारी इस इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, जो सोशल हमारा सिनेरियो है इसकी वजह से। तो ये हमारी यूथ जो है उसको प्रॉपर जो है हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी कभार हमें इस तरह के इनिशिएटिव्स मिलते हैं सुनने को कि जिससे कुछ होप पैदा होती है, लेकिन ये ना होने के बराबर है। फर्स्ट मिसाल के तौर पर जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन है पीएम की तरफ से, तो ये होती है, स्कॉलरशिप दी जाती हैं एचईसी की तरफ से, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से स्कॉलरशिप वगैरह मिलती हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन ये जो बेनिफिशरी इसका बेनिफिशरी हैं इसके, वो तकरीबन 0.1 मिलियन, तकरीबन 1 लाख लोग बनते हैं। तो 120 मिलियन और 0.1 मिलियन, मतलब एक 120 मिलियन जो आपकी टोटल यूथ है, उसमें से सिर्फ 0.1 मिलियन जो लोग हैं वही सिर्फ इससे बेनिफिशरी हैं इसके, तो ये कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो ये ड्रॉप एंड बकेट के ऊँट के मुँह में ज़ीरे की तरह ये चीज़ है। तो यूथ को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? तो हमें उनको क्वालिफाई करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए हमें एक जो कह हैं दर्जा व दर्जा जो है अप्रोच वो अपनानी पड़ेगी इसके लिए। तो और यूथ इसके ज़रिए से जो है वो पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए बैकबोन बन सकती है। तो ये जो दर्जा बदर्जा सिस्टमेटिक अप्रोच है, इसके लिए हमें कौन से कंपोनेंट्स जो रिक्वायर हैं वो करते हैं कि एनालिसिस ऑफ मार्केट्स फॉर यूथ, कि किन मार्केट्स में यूथ को सबसे ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट किया जा सकता है, उनको कौन कौन से एजुकेशन और स्किल्स चाहिए कि वो उन मार्केट्स में एक्सेल कर सकें, और जिन सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है वो कौन कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और उनको सॉफ्ट स्किल्स और टारगेटेड लैंग्वेज ट्रेनिंग, मतलब स्पेसिफिक जो लैंग्वेजेस हैं जो उस मार्केट के हिसाब से उसमें उनको ट्रेन किया जाए, उनको स्किल्स प्रोवाइड किया जाए। ओके, ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन के बारे में यहाँ पे राइटर का जो है ना वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बयान कर रहे हैं, जो काफ़ी जो कह लें कि एक लॉजिकल नज़र आ रहा है। ब्रेन गेन कहते हैं, ब्रेन ड्रेन का वो बता चुके हैं कि वो होता है किसी भी कंट्री के जो काबिल लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका बाहर चले जाना, सर्च ऑफ कह रहे हैं कि अपने लिवलीहुड को बेहतर बनाने के लिए। तो ब्रेन गेन होता है वो कंट्री जो बाहर से ही जो है लोग आ रहे होते हैं, उनको फैसिलिटेट करके अपना वो उससे वो तो कैपिटल गेन कर रहे होते हैं उस चीज़ से वो। तो इसके लिए हम पहले करते हैं कि एनालिसिस ऑफ मार्केट फॉर यूथ हैज़ टू कंपोनेंट्स, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। तो एनालिसिस हमें सिर्फ दो चीज़ों का करना पड़ता है, इंटरनेशनल मार्केट्स का भी और डोमेस्टिक मार्केट्स का भी इसके लिए। अच्छा, तो राइटर का यहाँ जो कंसेप्ट बयान कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमें ब्रेन ड्रेन के बारे में जो है वो ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इसे ब्रेन गेन का जो है वो कंसिडर करना चाहिए। इंडिया की मिसाल दे रहे हैं कि वहाँ से जो लोग हैं वो ब्रेन ड्रेन के तौर पर ओवरसीज गए, लेकिन वहाँ से उन्होंने कुछ टाइम के बाद फ़ौरन तो नहीं, लेकिन आफ्टर फ्यू डिकेड्स उन्होंने वहाँ से इन्वेस्टमेंट भेजनी शुरू कर दी। तो इसकी वजह से जो आईटी की इंडस्ट्री थी और दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी जो हैं वो राइज हुई थी। तो न सिर्फ इससे वो कैपिटल भेज रहे थे, बल्कि वो जो वहाँ से लोग गए थे ओवरसीज, वो बाहर जाके पॉलिटिकली भी वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बन गए थे। अब जैसे देख लें कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेसिकली इंडियन ही हैं, इंडियन मतलब वो बैकग्राउंड रखते हैं, तो वो पीएम्स बने, सीईओज बने, और इंडिया की जो है प्रो इंडिया बायास में उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। तो उनका पाकिस्तान के लिए भी इस ऐसे ही कोई जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा सिनेरियो को अफोर्ड कर सकते हैं।
तो अगर हमारी 120 मिलियन पॉपुलेशन है यूथ की, तो उसमें से अगर कुछ मिलियन लोग जो हैं वो बाहर चले जाएं तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। वो अपना इन्फ्लुएंस के ज़रिए से और रेमिटेंसेस के ज़रिए से जो बाहर से वो कैपिटल भेजेंगे अपनी कंट्री में, उसके ज़रिए से वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें अपना जो फोकस है ना वो उन मार्केट्स की तरफ शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पे यूथ के लिए जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान को ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ देखना चाहिए वेस्टर्न की बजाय। तो क्योंकि उनकी जो है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ये कंसेप्ट को बयान कर किया गया यहाँ पे, ये इसको कहते हैं कि जब किसी कम्युनिटी में से निकलने वाले लोग जो हैं चाहे वो डेथ के ज़रिए हों या एमिग्रेशन के ज़रिए से हों, वो उन लोगों से कम होते हैं जो उसका पॉपुलेशन में है वो ऐड हो रहे होते हैं, उस कम्युनिटी में ऐड हो रहे होते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन के ज़रिए हों या चाहे वो बर्थ के ज़रिए हों। तो साउथ कोरिया और जापान जैसी कंट्रीज हैं तो वहाँ पर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, यूथ कम है वहाँ पे। तो उन लोगों को यूथ की जो है वो अशद ज़रूरत है, वो मतलब इसकी डायर नीड है, दे हैव डायर नीड फॉर द यूथ। तो ये हमारे यूथ के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं उनको भी एनालाइज किया जाना चाहिए, उन एरियाज की जो है को एनालाइज किया जाना चाहिए कि जहाँ पर यूथ को प्रॉपर जो है ग्रो करने का चांसेस मिल सकते हैं। फोकस्ड एजुकेशन और स्किल होने चाहिए, एक मतलब एक ऑल इनकम्पासिंग सारी मतलब सब पे मुश्तमिल एक एजुकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि फोकस्ड एजुकेशन और स्किल सिस्टम होना चाहिए जो एक के मतलब 4-5 सेक्टर्स पे वो मतलब कवर कर रहा हो उसको, और उनके लिए जो स्किल्स हैं उसको भी वो कवर कर रहा हो। तो ये एक जो एक फोकस्ड एजुकेशन सिस्टम है वो यूथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकता है। तो बाद में हम अगर शुरू में इसका करते हैं मतलब एक फोकस होता है, लेकिन बाद में हम इसमें मजीद सेक्टर स्किल्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब बात एजुकेशन की आती है तो उसमें भी यूथ को प्रॉपर जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। हायर एजुकेशन में तो पाकिस्तान के जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही बहुत कम बच्चे ही हैं ऐसे जो यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच सकते हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन जैसे हम यूथ की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डिस्कस कर चुके हैं, तो सिर्फ 220 से 250 यूनिवर्सिटी हैं, 220 to 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसके मुकाबले में अगर देखें हम इंडोनेशिया और यूएसए जैसी जो पॉपुलेशन जिनकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से यूथ की पॉपुलेशन पाकिस्तान से कहीं कम है, तो अब इंडोनेशिया में 3,300 यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूएसए में 3,200 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो यूथ पॉपुलेशन पाकिस्तान से कम है। तो हमें हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो भी अपनी यूथ को उनकी तरह जो मतलब ये यूएसए और यूके ये क्या कह रहे हैं इंडोनेशिया की तरह उनकी तरह ही अपनी यूथ को हमें एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक रैपिड रेट पे एक्सपोनेंशियल रेट पे वो हमें सेट करनी पड़ेगी। स्किल्स का देखते हैं तो स्किल्स हमें ऐसे प्रोवाइड उनको करने चाहिए जिनकी डोमेस्टिक जो लोकल मार्केट्स हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में जिनकी जो सबसे ज़्यादा जो है वो डिमांड है। तो गवर्नमेंट जो है वो टैप्टा के ज़रिए से जो अभी हमारी प्रोवाइड कर रही है टेक्निकल ट्रेनिंग, लेकिन उसको भी अभी अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है। वो अभी मतलब हमारे जो मॉडर्न एस्पेक्ट्स हैं उनको वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहा, उसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर को उसको उनके इनिशिएटिव्स को इनकरेज किया जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर की निस्बत जो है वो काफ़ी ब्रॉडर होता है। और पाकिस्तान में ट्रेनिंग स्कूल हैं, मिसाल के तौर पर कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो इसकी स्केलिंग को इसको स्पेक्ट्रम को इसके वो है ना वो स्कोप को वो इंक्रीज किया जाना चाहिए, उसको इंसेंटिवाइज होना चाहिए हुकूमत की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो वहाँ पर जो 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इसको मिलियंस में जो है वो कन्वर्ट किया जा सके। फोकस्ड एजुकेशन की तरह जो फोकस स्किल्स की है वो भी क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए। तो लो स्किल बीइंग एक्सपोर्टेड टू मिडल ईस्ट, जो हमारी लो स्किल्ड लेबर है उसको हमारे मिडल ईस्ट की तरफ जो जा रहे हैं, अरब कंट्रीज़ की तरफ जो जा रहे हैं, तो उस पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए जो मज़ीद क्रिएट करनी चाहिए। अब नर्सिंग के यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि पाकिस्तान
जो है वो तकरीबन 1 मिलियन नर्सेज का शॉर्टेज है इसमें। यूएसए को तकरीबन 220 मिलियन नर्सेज रिक्वायर्ड है नेक्स्ट डिकेड में। जापान जिसमें वो एजिंग पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है, तो उस वो भी इस नर्सिंग जो है और कह लें एल्डरली केयर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। तो अगर हम फर्ज करते हैं कि 1 लाख जो नर्सेज हैं और एल्डरली केयर स्पेशलिस्ट हैं 0.1 मिलियन, तो अगर हम इन कंट्रीज़ को सप्लाई करते हैं ये, तो इसके ज़रिए से मतलब बेसिक जिनकी स्टार्टिंग सैलरी अगर फ़र्ज करें 80,000 पर ईयर मतलब एक पर्सन को मिल रही है, तो ये 8 बिलियन डॉलर्स जो है वो हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम किस तरह जो है फोकस स्किल्स के ज़रिए से अपना कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह आईटी की इंडस्ट्री में भी ये चीज़ें काम कर सकती हैं। तो आईटी में ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग में हम यूथ को एम्प्लॉय कर सकते हैं, बल्कि मैनेजमेंट में, सिक्योरिटी में, बैक एंड ऑफिस सपोर्ट में, जो ऑफिशियल जो क्लरिकल काम होते हैं उसमें हम जो है वो अपने यूथ को यूज़ कर सकते हैं। तो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी जो है प्रोग्राम है, उसका 9th मंथ कोर्स है। अगर हम उस कोर्स को कोई मतलब हमारे यहाँ इसको प्रमोट किया जाता है, तो वर्ल्ड मार्केट में उसकी स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन $60,000 पर ईयर है। तो अगर हम 50,000 अपने जो है यंग पीपल उनको नेक्स्ट 5 ईयर में ट्रेन करते हैं इसके ज़रिए से, तो ये $3 बिलियन इनकम जो पाकिस्तान के लिए जनरेट कर सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटलिटी वर्कर्स, पायलट्स, डॉक्टर्स, फूड प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट, डोमेस्टिक वर्कर, इनकी जो और बाकी जो है हैवी मशीनरी और इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं, गार्डनर्स हैं, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यूथ के लिए एक एंडलेस जो है वो हमारे पास फैसिलिटीज़ भी मौजूद, मतलब कह लें कि सेक्टर्स मौजूद हैं, उनका पोटेंशियल हम यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। जो नीड ऑफ द टाइम है वो सिर्फ गवर्नमेंट फोकस है कि गवर्नमेंट उस पर कितना फोकस कर सकती है। फाइनली कंक्लूड करते हैं कि हमारी यूथ को प्रॉपर स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स जो हैं और लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। टाइमलीनेस, प्रोफेशनलिज्म, इन चीज़ों के अलावा ये भी मतलब ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्पेसिफिक लैंग्वेज और कल्चर सेंसिटिविटी। अब स्पेसिफिक लैंग्वेज जब वो जिस कंट्री में जा रहे हैं, फर्ज करें मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, तो वहाँ की उनको लैंग्वेज आनी चाहिए, वहाँ के कल्चर के बारे में उनको पता होना चाहिए, ताकि वहाँ पे उनको एक एज हासिल हो वहाँ पे काम करते हुए और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हुए। हमें चाइनीज़ और तुर्किश लैंग्वेजेस सिखाने के बजाय जो अपना फोकस है वो जापानीज़ और जो कोरियन है लैंग्वेजेस, उन पे अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे यूथ के लिए एक बहुत बड़ी जो मार्केट हो सकती हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर हम कोशिश करना चाह रहे हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो हमें अपनी यूथ को जो सीरियसली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वोकेबलरी यहाँ पे करते हैं इम्पॉर्टेंट, कहते हैं इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिट को कहते हैं प्रोवाइड करना किसी चीज़ को, मतलब उनको किसी चीज़ को कुछ देना, प्रोवाइड करना, स्किल्स प्रोवाइड करना। बल्क कहते हैं स्वेल को, स्वेलिंग को, या प्रोट्रूड आउटवर्ड्स। तो बल्क यहाँ पे है, लार्ज क्वांटिटी को भी बल्क कहते हैं। अनफैथमेबल है जो डेप्थ जिसकी बहुत ज़्यादा हो, नाकाबिल पैमाइश हो, किसी लार्ज एक्सटेंट की चीज़ को जो वो है कहते हैं अनफैथमेबल कहते हैं। इन फ्रिक्वेंटली जो फ्रिक्वेंट ना हो, नॉट मेनी टाइम्स। फॉर गो बी अर्लियर इन टाइम, गो बैक फर्दर, मतलब जो टाइम में पहले जो चीज़ हो चुकी हो। राइट डाउन एनी 3 की फोकस स्किल्स फॉर पाकिस्तान की जो यूथ है उसके लिए जो 3 की फोकस स्किल्स हैं, उनका यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। अगला जी हमारा जो है आर्टिकल वो है लैंड रिफॉर्म एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा और इंफॉर्मेटिव एडिटोरियल है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेस क्या हुई है, और दूसरा इसमें जो बेसिक डिस्कस किया गया है वो एक कंसेप्ट है जिसको कह लें कि ओवर डेवलप्ड स्टेट के हिसाब से वो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट है, कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के कंपैरिजन के हिसाब से, रोजिटा आर्मिटेज की। तो इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो शुरू करते हैं इसको। Land reform and a creative execution of an industrial policy are the key steps that Pakistan will need to implement achieve progress.
लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, स्टेप है आगे प्रोस्पेरिटी के लिए। तो पाकिस्तान इसको कर सकता है, कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट है वो इसको आसानी से कर सकती है। यूसुफ नज़र सजेशन, तो ये साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो आगे एक और डिकेड का जो कह लें कि मिलिट्री रूल होना चाहिए। ये इसको काफ़ी आर्ग्यू करते हैं, इसको काफ़ी सपोर्टर हैं इसके। तो लेकिन राइटर के मुताबिक राइटर कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो यंग पीपल हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा जो कह लें कि एक जोक है, क्रूअल जोक है, जो अपने फ्यूचर के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है ये शुरू में तो इससे बड़ी उम्मीदें लोगों को मिलती हैं, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता जो इसका जो अपनी ये सारी पावर्स हैं ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसीज को वो शिफ्ट कर देते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को, जो अपने प्रिविलेजेस हैं उसको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। और जो इस मतलब जो बड़े लैंडलॉर्ड्स कह लें या बिजनेस क्लास कह लें उसको ये करने की कोशिश करते हैं, फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता इससे, आम 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 जो लोग हैं उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पाकिस्तान पहले ही बहुत से मिलिट्री रूल्स का जो है वो उसको उसमें वो रह चुका है, मिलिट्री रूल्स से के अंडर पाकिस्तान जो है वो काफ़ी इसको सफ़र करना पड़ा है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में सारे जो रूल रहे हैं, मिलिट्री रूल पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप काफ़ी टाइम रही है, तो इससे पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कोई जो है वो रोड मैप या मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। तो हम अथॉरिटेरियन रूल, जो अथॉरिटेरियन रूल है, जो डिक्टेटरशिप है, उसको हम दोबारा से जो है वो नहीं कर सकते कि वो दोबारा होना चाहिए। उसको हम अभी मतलब अपने कंट्री के लिए जो है सिक्योर प्लान वो नहीं कंसिडर कर सकते। तो अगर नज़र साहब की जो है सजेशन है तो ये इसका और तो कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। मतलब ये अगर ये ऐसा पॉसिबल हो तो ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पहले से ही मतलब वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो ख़ाइफ़ हैं कि क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, उनको कानूनी हैसियत जो है वो अपनी ख़तरे में नज़र आ रही है। तो ये इससे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, कंट्री को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। ये एक कह लें कि कोई एग्जोटिक प्लान है जो नॉन सेंसिबल कह लें है। तो ये एक ओवर डेवलप्ड स्टेट की क्रिएशन के सिवा, डिसफंक्शनल ओवर डेवलप्ड स्टेट की मतलब क्रिएशन के अलावा और कुछ इससे फ़ायदा नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट मिलिट्री रूल के जो है ना वो कह लें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को और अपने मुखालिफिन को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं। और इसके साथ अर्बन बिजनेस ग्रुप एलिट टू डू थिंग लाइक, लेकिन इसके साथ कुछ ये हो सकता है कि जो एलिट ग्रुप्स होते हैं, एजेरियन एलिट ग्रुप्स जो लैंड लॉर्ड्स वगैरह कह लें, तो वो टैक्स वगैरह जो है वो पे करना शुरू कर देते हैं जो वो पहले नहीं करते होते। कॉलोनियल स्टेट और पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की यहाँ पे एक उन्होंने यहाँ थ्योरी डिस्कस की है, ओवर डेवलप्ड स्टेट थ्योरी। ये प्रोफेसर हमजा अलवी हैं, पाकिस्तान के एक स्कॉलर हैं और फिलोसफर हैं। उन्होंने ये एक थ्योरी जो है वो पेश की थी ओवर डेवलप्ड स्टेट की। तो बेसिकली ओवर डेवलप्ड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है, एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट होती है, मतलब वो कंट्री, वो स्टेट जो पहले किसी की कॉलोनी रह चुकी है। जैसे पाकिस्तान है वो ब्रिटिश कॉलोनी रह चुका है, ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की है। तो ऐसे स्टेट में जब जो है पावर्स जो वो डिवाइड की जाती हैं, जब कॉलोनियल जो मतलब जो कॉलोनियल स्टेट होती है उसके अंदर जो पावर्स जो हैं वो डिवाइड की जाती हैं, तो इस तरह होती है कि सेंट्रली जो मिलिट्री होती है, मिलिट्री कह लें, ब्यूरोक्रेसी हो गई, इसके अलावा पुलिस जो सर्विसेज हो गई, जो इस तरह के जो मिलते जुलते मतलब जो हैं अब इस्टेब्लिशमेंट हम कह सकते हैं, तो वहाँ उनको जो है वो पावर्स जो है वो बाकी लोगों से ज़्यादा दी जाती हैं, बाकी सिस्टम से ज़्यादा उनके पास पावर्स होती हैं। तो ऐसी स्टेट में एक इनइक्वालिटी बन जाती है। उस इनइक्वालिटी की वजह से जो अब जो है आम पीपल हैं, आम लोग हैं, उनके दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान एक बहुत ज़्यादा जो गैप आ जाता है, जो क्लैश चलता रहता है, उसको एक ओवर डेवलप्ड स्टेट कहते हैं। तो कहते हैं कि विच सर्वाइव्ड एज लॉन्ग एज इट डिड, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि अगर जो कॉलोनियल स्टेट थी ब्रिटिश राज की, तो वो सर्वाइव कर रही थी जब तक वो चाह रहे थे वो कर रहे थे। उसकी वजह क्या थी, तो वो डिज़ाइन इसी के लिए की गई थी
कि उन्होंने लोगों को सप्रेस करना था, तमाम पॉलिटिकल ग्रुप्स को सप्रेस करना था, दबाए रखना था, उनको डोमिनेट करना था। तो वो इसके लिए बनाई गई थी स्पेशली, इस वजह से उसने यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सर्वाइव किया है। लेकिन जो हमारी पाकिस्तान की पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, वो इसमें सर्वाइव नहीं कर सकती। इस तरह के उसमें मिलिट्री रूल हो या अथॉरिटेरियन रूल हो, उसको ये सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि उसको कुछ ना कुछ पास में जो अपनी कानूनी हैसियत है वो साबित करनी पड़ेगी। इसी वजह से डॉक्टर अलवी के प्रोफेसर अलवी के मुताबिक जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री ओलिगार्ची है, उन्होंने मिल के, मतलब ये कह लें कि ये जो मिलिट्री का और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर जो जितने भी यहाँ पे हमारे यहाँ मार्शल आर्ट्स वगैरह इम्प्लीमेंट किए गए हैं, तो उन्होंने ये सबसे पहले कोशिश की है कि कम से कम वो अपने पीछे किसी को कह लें पॉलिटिकल, कह लें रिलीजियसली कह लें, या मीडिया और इंटेलिजेंस वगैरह को अपने आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने पीछे रखा है, ताकि अपने वो कुछ ना कुछ लेजिटिमेसी जो है वो प्रूव कर सकें किसी हद तक। क्योंकि इसके बगैर प्रॉपर कोई कम से कम थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी के बगैर जो एक स्टेट है, अथॉरिटेरियन रूल, वो नहीं चल सकता आजकल के दौर में। और आज कह लें कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में ये चीज़ नहीं चल सकती, क्योंकि उनको बनाया नहीं गया इस काम के लिए। तो जो ब्यूरोक्रेसी जो मिल के करते हैं, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री, तो इसका जो एक जो कॉमनलिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री का जो इंटरेस्ट है वो अक्सर कॉमन होता है। तो ये इनका आपस में इंटरेस्ट कॉमन नहीं होता, बल्कि ये स्टेट के जो लीडिंग मेंबर्स होते हैं, मतलब जिसमें कह लें बिजनेस क्लास है, लैंडलॉर्ड्स हैं, और इस तरह के दूसरे जो हैं, और इवन जो इस तरह के काम चले आ रहे हैं वो कॉलोनियल पीरियड से ही चले आ रहे हैं। मतलब वहाँ से जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो नस्ल बदस्ल आ रहे हैं, उनके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, मिलिट्री के भी और ब्यूरोक्रेसी के भी, जो उनको बैक एंड सपोर्ट कर रहे होते हैं। कि ये दोनों ही के इंटरेस्ट में नहीं है। मतलब ये अब कहते हैं ना कि जो नजर साहब कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी आएगी तो सॉरी मिलिट्री रूल आएगा तो उसको पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, तो वो किसी भी किस्म की यहाँ पे इसका कोई काम नहीं करेंगे, कोई रिफॉर्म नहीं लाना चाहेंगे जिससे एग्रेरियन और बिजनेस जो हैं ग्रुप्स हैं उनको कुछ उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको कोई ना कोई क्वेश्चनेबल बनाना पड़े। मतलब क्योंकि अगर वो कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाते हैं तो लाजमी बात है इससे जो लैंडलॉर्ड ग्रुप्स हैं या जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनको इससे बहुत नुकसान होता है। तो वो उनके साथ अपने जो हैं अपने ताल्लुकात उसको कभी ख़राब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वही उनकी रूल में रहने की, पावर में रहने की बेसिक वजह होते हैं, बेसिक जो रीज़न होते हैं। तो यहाँ पे एक रोचिटा आर्मिटेज रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है एक जर्नलिस्ट कैलन की है कि इन्होंने एक मतलब एक रिपोर्ट पेश की थी कि इसमें उन्होंने 2013 से 2000 जो 15 2013 टू 2015 उन्होंने इस पे एक सर्वे कंडक्ट किया था पाकिस्तान की रूलिंग क्लास के दरमियान, रूलिंग क्लास फैक्शंस के दरमियान, कि वो कहती हैं कि पाकिस्तान के जो रूलिंग क्लासेस हैं, जिसमें कह लें कि इंडस्ट्रियल टाइकून्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, या जितने भी लोग हैं वो बड़ी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन में सर्व कर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री के जो बड़े मतलब सीनियर मेंबर्स हैं, तो उनके एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज कनेक्शंस होते हैं। वो एथनिक डाइवर्सिटी के बावजूद, मतलब अपनी लिसानी और अपनी जो इलाकाई तकसीम के बावजूद, उनको आपस में कोई किसी किस्म के जो हैं वो नहीं होते, आपस में ग्रजेस नहीं होते। तो इसकी बेसिक वजह वो यही है कि वो आपस अपने जो हैं रूल को वो आगे प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, इसका उनको फ़ायदा होता है। कि जो है पाकिस्तान में साउथ एशिया में कह लें कि पाकिस्तान की जो है रूलिंग क्लास की इंटीग्रेशन जो किस तरह से यूनाइटेड है, ये बेमिसल है, मतलब इसको अनप्रेसिडेंटेड है ये। लेकिन ये कह लें कि 1970s के बाद से जो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आई हैं इसमें किस हद तक जो है रूलिंग क्लास की जो कह लें कि कंपोजिशन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आई हैं, लेकिन उतनी प्रॉपर ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पे देखें तो कराची के जो इंडस्ट्रियल एलियट्स हैं उनको जो
उनका क्या इन्फ्लुएंस वो काफ़ी रिड्यूस हो गया पंजाबी इंडस्ट्रियल क्लास के वहाँ मर्ज होने की वजह से। और जो KPK के जो बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको वहाँ पे पावरफुल होने की वजह से। लेकिन इसके बावजूद जो कि रूलिंग इलीट है वहाँ के, उनको इससे कुछ खास जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी जो पैसिवनेस थी उसको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो इलियट जो क्लास के हैं वो अपने लोगों को अपने मतलब रूलिंग क्लास के साथ कनेक्शन को, इंटर रूलिंग क्लास कनेक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए वो अपनी कॉन्संगुइनियस जो मैरिजेज हैं, मतलब जो मैरिजेज जो मतलब रिश्तेदारों से बाहर की जाती हैं, वो ये तक कर रहे हैं ताकि अपने जो इंटरेस्ट हैं अपने वो उनको सिक्योर कर सकें, अपने मतलब रूलिंग क्लास के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। तो वो ये तक करने को तैयार हो चुके हैं अपने अपने जो अलाइंसेस हैं उनको स्टील करने के लिए। पाकिस्तान में 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट जो कंडक्ट किए थे, तो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा जो है वो सैंक्शंस लग गई थी, क्रिपलिंग सैंक्शंस, बहुत ज़ालिमाना मतलब कह लें कि वो सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगी थी कमज़ोर कर देने वाली। तो इस दौरान पॉलिटिकल क्लास थी वो रिफॉर्म्स जो है इकोनॉमी में कर सकती थी, लेकिन इस पर कोई जो इसको कंसीडर नहीं किया गया। जनरल मुशर्रफ ने गवर्नमेंट को मतलब गिरा लिया 1999 में, तो वहाँ फिर कंट्री को सैंक्शंस का सामना करना पड़ा, पॉलिटिकल आइसोलेशन का करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे कोई काम नहीं किया गया। तो ये चीज़ एक गाइड है, एक चीज़ रहनुमा है हिस्ट्री हमारी पीछे, कि मिलिट्री ने कभी भी जो चेंजेस को जो है वो अपने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि उसने ट्रस्ट इसमें कभी नहीं लिया है, क्योंकि इससे इन चेंजेस से जो ब्यूरो इलियट्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, जिनमें लैंड लॉर्ड्स कह रहे हैं, बिजनेस ग्रुप्स हो गए, तो उनका इसमें नुकसान होता है, उनका नुकसान होता है। तो वो गवर्नमेंट जो वहाँ बनी होती है उसको सपोर्ट बेसिकली वही कर रहे होते हैं, तो वो उसको सपोर्ट करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनके साथ छेड़खानी कभी नहीं करती। तो नज़र थीसिस के मुताबिक वो कहते हैं अथॉरिटेरियन रूल जो है वो ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। तो वो एग्जांपल देते हैं चाइना के, ताइवान के, साउथ कोरिया और वियतनाम वगैरह की। तो लेकिन उनका वो इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर पाते कि उन्होंने वो उनकी जो इसकी तरक्की के पीछे, इनके प्रोग्रेस के पीछे असल बेसिक राज क्या था। तो ये स्टेट्स जो थी ये ट्रांसनेशनल कैपिटल और रिएक्शनरी एग्रेरियन इंटरेस्ट, मतलब जो वहाँ पर कदामत पसंद कह लें कि लैंडलॉर्ड से ज़रूरी जो थे, मतलब कह रहे थे वो बड़े बड़े जो टाइकून्स थे उनके खिलाफ वो खड़े हो गए थे। तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे हुई, रिसर्च वहाँ पे और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या मुमकिन है? तो पाकिस्तान में तो इस तरह से मुमकिन नहीं है ना। अगर पाकिस्तान में इस तरह का रूल लगता है तो वो अथॉरिटेरियन रूल होता है, तो वो होता ही इन लोगों की वजह से है, तो इनके खिलाफ किस तरह एक्शन हो सकता है? तो ये जो थीसिस है नज़र साहब का, ये लॉजिकल नहीं है। अच्छा, दूसरा जो चीज़ होती है ना कि किसी भी स्टेट की प्रोग्रेस की तरफ जो अप्रोच है वो डिपेंड करती है उसकी फॉर्मेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट्स पे, जो इन पॉलिटिकल मूवमेंट्स के बेस ना कि वो बना है उस पर वो डिपेंड करती है। अब चाइनीज़ और ताइवान के जो नेशंस हैं, तो वो अपने चाइनीज़ रेवोल्यूशन ऑफ 1911, नेशनल इंडिपेंडेंस और पीपल्स लिवलीहुड, जो एक नारा था डॉक्टर सुन यात सेन, रेवोल्यूशनरी लीडर थे चाइना के, तो ये उनका था, उनको इन्होंने फॉलो किया, उनके गोल्स को अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं। अपनी उनकी हिस्ट्री में मतलब काफ़ी सारे जो हैं वो चेंजेस आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ वो अभी तक चिपके हुए हैं इसके साथ, और वो अपने इनको मतलब जो अपने इसको फेथफुल रहते हैं अपने गोल्स के साथ, अपने लीडर्स के गोल के साथ, अपनी जो इनकी मूवमेंट्स थी उनके गोल्स के साथ अभी तक वो फेथफुल हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स कैसे कैसे हुई है मुख्तलिफ कंट्रीज में, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है कि चाइना और ताइवान ने जो लैंड रिफॉर्म्स के लिए किया था वो पीपल्स लिवलीहुड को अचीव करने के लिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म की थी। तो जो चाइना सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था उसकी वजह से क्या हुआ कि लैंड लॉर्ड क्लास को उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया था, उसको उन्होंने बैक एंड पे डाल दिया था चाइना में, सॉरी ताइवान में। तो और इसके साथ क्यूमिंगटैन पार्टी जो थी उसने भी ये डिसाइड किया कि वो लैंड लॉर्ड्स को डिफेंड नहीं करेगी, उनके मफादात को डिफेंड नहीं करेगी,
उन्होंने भी एक मुकम्मल जो है लैंड रिफॉर्म्स वो अपने अपने ज़ेर असर इलाकों में की लैंड रिफॉर्म्स। तो इसकी वजह से इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो इलिटरेट कह लें फार्मर्स थे, जो कल्टिवेटर्स थे, वो इंडिपेंडेंट हो गए, उनको अपनी आगे मार्केट्स तक रसाई मिल गई, वो टैक्स पेयर्स हो गए इस तरह से उनको, और टैक्स कंज्यूमर्स हो गए, टैक्स जो कमोडिटीज थी उनके कंज्यूमर हो गए, तजारती सामान के कंज्यूमर बन गए, तो इससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। साउथ कोरिया में लैंड रिफॉर्म्स जो हैं तो वो ऐसे आई हैं कि कम्युनिस्ट जब कंट्रोल में थे कोरियन वार में, ड्यूरिंग द कोरियन वार, तो साउथ कोरियन जो गवर्नमेंट थी उसने इनको मतलब बाद में भी जारी रखा। लैंड रिफॉर्म उस दौर में शुरू हुई थी कोरियन वार के दौरान, और इसको बाद में भी इसको जारी रखा गया साउथ कोरिया में। तो वियतनाम में जो किस तरह की हैं, वो हो ची मिन जो थे वो फ्रेंच रूल से आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो उनका जो एम था वो भी चाइनीज़ रेवोल्यूशनरीज की तरह ही था। उन्होंने 1954 में जो है फ्रांस को डिफीट करने के बाद नॉर्थ वियतनाम में लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो लागू कर दी थी। तो जब साउथ वियतनाम और इसको जब मतलब यूनाइट किया गया दोनों साउथ और नॉर्थ वियतनाम को, तो जो लास्ट जो मतलब डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी पहले ही साउथ वियतनाम में 1975 तक, उसकी वजह से वो मतलब इस तरह का सीन ही नहीं बन सकता था कि लार्ज लैंड होल्डिंग्स अभी किसी के पास रह गई हों, तो वो पहले ही एंड हो चुकी थी। तो वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी। तो साउथ में जो गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि वो एक ही मतलब कलेक्टिव सिस्टम के अंडर, रूल के अंडर ले आए उसको, एग्रीकल्चर को, लेकिन ऐसा उनके लिए मुमकिन नहीं हो सका। तो उसको उन्होंने स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की बेस पर जो थे फार्म ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, उसको दोबारा से उन्होंने बहाल कर दिया। पाकिस्तान में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान जो है ना उसमें जो राइटर के मुताबिक लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो अभी तक नहीं की जा सकी। अगर लैंड रिफॉर्म्स करते हैं पाकिस्तान में, तो पॉवर्टी भी एंड हो जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब लोगों के पास जो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स कह लें लैंड है, तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उसको क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि पाकिस्तान पॉलिटिकल रिएक्शनरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो एक क़दामत पसंद पॉलिटिकल सिचुएशन है एग्रेरियन लैंडलॉर्ड्स की, तो उससे मुल्क को जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, today's state in Pakistan which has not meaningful land reform is still saddled with the enormous political influence of पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि एग्रेरियन जो एलिट है उनका इन्फ्लुएंस वैसे का वैसा है, वो टैक्स भी पे नहीं कर रहे, स्ट्रक्चरल चेंजेस को भी अपोज करते हैं, किसी भी किस्म की जब कोई रिफॉर्म्स वगैरह की बात होती है उसको अपोज कर रहे होते हैं। और जो एक्चुअल मतलब जो कह लें कि जो काश्तकार है, जो ज़मीन में काश्तकारी करता है, उसको अभी तक वो गरीब की गरीबी है, उसको गरीब रहने पे मजबूर किया गया है, वो उसी पॉवर्टी में रह रहा है। इंडिया में देखें तो लैंडलॉर्ड्स जो थे उनकी अपने पावर्स को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स की गई हैं। तो केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब में इस तरह की बहुत सी जो हैं वो लैंड रिफॉर्म्स की गई हैं, तो वहाँ प्रॉस्पेरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पे इन स्टेट्स में इसका लैंड रिफॉर्म्स का क्या फ़ायदा हुआ कि वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम हो गई है। तो ये एक प्रिडिक्शन है स्कॉलर की। तो वो कहते हैं कि जहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जाए, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में ऐसा नहीं भी होता, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाए, लेकिन इससे मैयर्स तो ऐसे ले सकते हैं इसके ज़रिए से कि जिससे पॉवर्टी है वो ख़त्म हो सकती है। अच्छा, कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना ब्यूरोक्रेसी, उसको इस तरह से नहीं बनाया गया जिस तरह से साउथ कोरिया और ताइवान में थी। तो उन्होंने वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी थी। तो उन्होंने वहाँ पे ऐसे मतलब तरीक़ाकार वो मुहैया किए, प्रोवाइड किए, जिसके ज़रिए से लोकल कैपिटल, ट्रांसनेशनल कैपिटल को उन्होंने स्टेट के कंट्रोल में रखा, ना कि लोगों के आम एंटरप्राइज के कंट्रोल में।
तो इसके क्या फ़ायदा हुआ कि ये डोमेस्टिक मार्केट्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन में ये बहुत ज़्यादा इसका रोल था फॉरेन कंपटीशन से। तो ट्रांसनेशनल कैपिटल स्टेट और लोकल कैपिटल के दरमियान जो एक रिलेशन है साउथ कोरिया और ताइवान में, यही वो वजह थी जिसकी वजह से वहाँ की जो है अपना कह लें कि पर लोकल जो मतलब लोग थे उनको इसका क्या फ़ायदा हुआ जो लैटिन अमेरिका में नहीं हुआ। तो लैटिन अमेरिका में यही था कि वहाँ पे जो स्टेट की कंट्रोल में नहीं थी, ये जो है कैपिटल जो है वो ट्रांसनेशनल कैपिटल हुकूमत के कंट्रोल में नहीं था, गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं था। क्रिएशन ऑफ आर द की स्टेप्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये की स्टेप्स हैं पाकिस्तान के लिए और ये पाकिस्तान में पॉसिबल भी हैं। वोकेबलरी की तरफ आते हैं। इंट्रेंच होता है फिक्स, फैमिली और सिक्योरिटी। इक्विटेबल होता है फेयर, मतलब इंसाफ पसंद आना। क्या कहते हैं इसको, मेटिकुलसली मार्क्ड बाय प्रिसाइज अकॉर्डेंस विद डिटेल्स। ट्रांसनेशनल, जिसमें बहुत सी नेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। जो विशिष्टिट्यूड है कि सर्कमस्टांसेस में जो वेरिएशन होती हैं, चेंजिंग होती हैं या फॉर्च्यून में जो चेंजेस होती हैं उनको विशिष्टिट्यूड कहते हैं। तो उन स्टेट्स के एरिया के नाम लिखें जिनमें लैंड रिफॉर्म्स की गई हैं। ये कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास सेफ गार्डिंग फूड सिक्योरिटी। उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इन पाकिस्तान, रोल ऑफ PFA पंजाब फूड अथॉरिटी का क्या रोल है, स्टेटस ऑफ पाकिस्तान एंड फूड सिक्योरिटी। इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, अच्छा फूड सिक्योरिटी में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही जो है शामिल किया जाता है फूड सिक्योरिटी में। तो क्वालिटी भी उसकी बेहतर होनी चाहिए और क्वांटिटी भी जो है प्रॉपर होनी चाहिए। किसी भी नेशन के जो है ना प्रॉस्पेरिटी, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए मतलब फूड की न्यूट्रियस फूड जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन राइट्स, ये बेसिक ह्यूमन राइट है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए वहाँ की पॉपुलेशंस को। UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल हैव uninterrupted physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food which meets their dietary needs। मतलब ये फूड सिक्योरिटी कब क्या होती है, डेफिनेशन की क्या है कि जब वहाँ के रहने वाले लोगों को फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक हो एक्सेस हो फूड तक, मतलब वो फिजिकली भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, सोशली उनको कोई हर्डल्स नहीं होती, इकोनॉमिकली भी, और उनको मतलब मॉनेटरी तौर पे भी उनको कोई मसाइल नहीं होते। तो इसकी वजह से वो सफिशेंट, मुनासिब, सेफ जो है और न्यूट्रस गज़ाइयत वाली जो खुराक है वो हासिल कर सकते हैं, जो उनकी ज़रूरत पूरी कर सकें, जिसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। तो इसमें फूड एडुकेट फूड सप्लाई, मतलब फूड प्रॉपर सप्लाई भी हो रही है, मतलब उसकी क्वांटिटी पूरी है और उसकी सेफ्टी और यानी उसकी क्वालिटी है वो भी सही है। तो ये दो चीज़ें इसमें फूड सिक्योरिटी में शामिल होती हैं। पाकिस्तान का स्टेटस क्या है फूड सिक्योरिटी में, तो सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स जो है पाकिस्तान में, बहुत सी गवर्नमेंट्स जितनी भी आई हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई को ख़ास जो है वो तवज्जो नहीं दी। तो फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे आर्म कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, कोरोना वायरस जैसी जो है वबाओं की वजह से तकरीबन 828 मिलियन पीपल ऐसे हैं, मतलब 828 मिलियन पीपल वो मतलब दे आर फोर्स्ड टू स्लीप हंगरी, उनके पास खाने के लिए प्रॉपर जो है वो फूड मौजूद नहीं है। पाकिस्तान जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 99th पोजीशन पे है, जिसका स्कोर 26.1 है। तो ये एक बहुत सीरियस लेवल है, सीरियस लेवल ऑफ हंगर पाकिस्तान इसको सफ़र कर रहा है। फूड इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में तकरीबन 38% अगली मतलब एक दिहाई तक पहुंच सकती है अगर यही हालात रहे तो। ऐसी जो मायूस कन सूरत हाल है, तो ये इस चीज़ की डिमांड करती है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के इलाकों में ऐसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाए जाएँ जो फूड हंगर को एलिमिनेट करें और जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको एलिमिनेट कर सकें।
पाकिस्तान में जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटीज़ हो गई, और इसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी है, वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही हैं फूड सिक्योरिटी को कंट्रोल करने में, फूड सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने में। पंजाब फूड अथॉरिटी का इसमें क्या रोल है, तो एक बेसिक रोल प्ले कर रहा है फूड क्वालिटी में भी और सेफ्टी में भी। डीजी जो है पंजाब फूड अथॉरिटी के, तो उन्होंने इसके लिए केल चेकिंग के लिए और इसकी सर्विलेंस के लिए एक पूरा जो है वो निज़ाम वज़ा क्या कर दिया है, मतलब एक पूरी सिस्टम इसकी बन गया है। क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स जो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, और इसके अलावा कंट्रोलिंग क्वालिटी के लिए जैसे पैरामीटर्स जो हैं वो बन चुके हैं, जो उसकी प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक और कंजप्शन स्टेज तक सबको वो सर्वेलेंस कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा बहुत सी कंपेन्स जो हैं वो सेफ फूड के हिसाब से हवाले से चलाई गई हैं। डीजी के मतलब जो डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, उनके अंडर बहुत सी कंपेन्स जो हैं वो लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए चल रही हैं। तो चैलेंजेस तो ये बात है कि वो मौजूद हैं, चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा फूड अथॉरिटी का ये हुआ है कि इससे काफ़ी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कंट्रोल हो गए हैं। अच्छा, लैक ऑफ enforcement of food safety standards across the food supply chain, food adulteration, and limited access to nutritional food due to limited resources, corruption, and inadequate infrastructure are common in suburbs and densely populated areas. के फूड एडल्ट्रेशन मतलब जो प्रॉपर फूड नहीं होती, ख़राब होती है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल फूड है उसकी कमी होती है। क्यों कमी होती है? रिसोर्सेज कम होने की वजह से, करप्शन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की ना होने की वजह से। तो जो देहाती इलाके हैं और डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हो गए, मतलब जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं शहरों के, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो ये देखने में आई हैं। तो इसके साथ साथ लाहौर जैसे बड़े शहर के अलावा, मतलब इनके अलावा जो बाकी पंजाब के इलाके हैं उनमें इसको कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है इससे। तो सोल्यूशन क्या होता है फूड सिक्योरिटी के लिए? इसलिए फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? तो मल्टी सेक्टरल अप्रोच इसके लिए ज़रूरी है, मतलब एक इदारा ही नहीं है बल्कि थ्रू आउट द कंट्री इस तरह का सिस्टम जो है वो इम्प्रोवाइज़ किया जाना चाहिए, मैनेज किया जाना चाहिए, जिसकी मदद से फूड सिक्योरिटी को मतलब वो यकीनी बनाया जा सके। तो ये सजेशन यहाँ पे दी गई हैं जिसकी मदद से जो है वो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी हो सके, फूड सप्लाई चेन की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके। फूड टेस्टिंग लैब्स जो हैं वो प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि उनकी जल्द अज जल्द और थोड़े ही टाइम में जो उसको डिटेक्ट किया जा सके कि उसमें अडल्ट्रेशन को ख़राबी है या कंटामिनेशन को मिलावट वगैरह है, उसको पता किया जा सके, पता चलाया जा सके। अर्बन एग्रीकल्चर इनिशिएटिव, वर्टिकल फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि अर्बन एरियाज़ में भी फ्रेश फूड है वो प्रोड्यूस की जा सके। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जो है फोर्टिफिकेशन के, बायो फोर्टिफिकेशन के जो है तरीके उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। न्यूट्रिशनल एजुकेशन को जो लोगों को इसके अवेयरनेस दी जानी चाहिए और फूड अच्छी खुराक खाने की उनको मोटिवेशन दी जानी चाहिए। इसके अलावा दूसरे ग्लोबल चैलेंज को जो है वो मल्टी डायमेंशनल ग्लोबल चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए इनोवेशंस जो हैं वो होनी चाहिए, मतलब नई इजादात वगैरह होनी चाहिए। इसके अलावा पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जिसकी वजह से मतलब रिसोर्सेज और प्राइसेस को, क्रॉप के प्राइसेस को वो कंट्रोल किया जा सके। कंक्लूड करते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही जो है वो सिक्योरिटी का हिस्सा हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। तो एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी एंड क्वालिटी आर सिग्निफिकेंट एज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, मतलब फूड का मौजूद होना वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सेफ्टी और क्वालिटी जो है, क्वालिटी कंट्रोल वो भी बहुत ज़रूरी है। फूड रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को मतलब बेहतर बना के, न्यूट्रिशनल एजुकेशन को आप लोगों को प्रोवाइड करके और एजुकेशनल स्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं उनको दूर करके हम एक फूड सिस्टम जो है वो इक्विटेबल, जो मतलब सबके लिए बराबर हो, वो प्रमोट कर सकते हैं। कबले डिस्कस करते हैं, रिजिलियंट होता है, इलास्टिक न्यूट्रिशन है, स्टडी ऑफ फूड एंड ड्रिंक स्पेशली ह्यूमंस, मतलब न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत को कहते हैं।
स्टेपल होता है नेसेसरी कमोडिटी फॉर विच डिमांड इज कंस्टेंट। इम्पेरेटिव होता है रिक्वायरिंग रिटेंशन और एक्शन। अडल्ट्रेशन होता है किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, ख़ास तौर पर ये खुराक का ख़राब हो जाना, तो कंटेमिनेट हो जाना। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें इसका कि 4 सॉल्यूशन लिखें फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। एनी 4 सॉल्यूशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान।